हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं क्लास 11th 12th और डिफरेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स पढ़ाता हूँ। और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 12 वर्षों का है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स। और क्लास 12th के मैथ्स में हम जो स्टार्ट करेंगे वो पहला टॉपिक है आव्यूह तथा सारणिक, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो ये टॉपिक स्टार्ट हम करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है बेटा, और ये अलजेब्रा का टॉपिक है और इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है, बाकी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक सारणिक और आव्यूह। देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं, आव्यूह और सारणिक, दो चीजें होती है। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करेंगे आव्यूह। देखिए आव्यूह क्या होता है, मैंने लिखा है यहाँ पर आव्यूह तो सारणिक। तो आव्यूह क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं और फिर ये भी जान लेते हैं कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए आव्यूह क्या होता है, आव्यूह होता है संख्याओं का एक आयताकार व्यवस्था, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और सिंबल्स। कुछ मेरे पास नंबर्स हैं या मेरे पास कुछ सिंबल्स हैं, जैसे 6 नंबर या 6 सिंबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर उन 6 नंबर्स को मैं एक आयताकार व्यवस्था उनकी बना दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक आव्यूह बोलेंगे। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं हैं। अब इन 6 संख्याओं को मैं एक आयताकार व्यवस्था इनकी बना देता हूँ। आयताकार व्यवस्था का मतलब क्या है, जैसे मैंने इनको लिखा 1 2 3 ऐसे लिखा, 4 5 6 मैंने दूसरी पंक्ति में लिखा, मतलब 2 पंक्तियों में मैंने इसको लिख दिया। और 3 स्तंभ, देखिए इनको पंक्ति बोलते हैं। और ऐसे जब हम देखते हैं तो 1 2 3, ये 3 स्तंभ है और ये एक आयताकार व्यवस्था है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। और इसको इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं लिख देता हूं तो इसको क्या बोलते हैं, एक आव्यूह बोलते हैं। ये एक आव्यूह हो गया। और इस आव्यूह में कितनी, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। इसको भी हम यहाँ साइड में लिख देते हैं कि 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, तो 2 गुना 3 ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये 2 गुना 3 से हमें पता चलेगा कि ये एक आव्यूह है जिसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ है। या इससे हमें यह भी पता चलेगा कि इसमें 6 कुल मिला के नंबर्स का प्रयोग किया गया है। तो ये एक आयताकार व्यवस्था है। और इसको जो मैंने साइड में लिखा है, ये एक आव्यूह है। जो साइड में लिखा है इसको हम आव्यूह का क्रम या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्रम, आव्यूह का क्रम बोलते हैं। तो 2 गुना 3 जो लिखा है इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये जो लिखा है बेटा, ये लिखा है 2 गुना 3 या 2/3 का आव्यूह। तो इसको आव्यूह बोलेंगे। अब जैसे मैंने ये 6 संख्याओं को ऐसे लिखा, मैं इन 6 संख्याओं को इस प्रकार भी लिख सकता हूं कि ये 3 पंक्तियों और 2 स्तंभों में जाए। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो ये बेटा 3 पंक्ति और 2 स्तंभ में इसको मैंने लिखा। तो ये एक दूसरा आव्यूह है और इस आव्यूह को हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे 3 गुना 2 का आव्यूह। तो आव्यूह एक व्यवस्था है, बहुत सारी संख्याओं को एक साथ दर्शाना, रिप्रेजेंट करना, ये आव्यूह होता है। अब बात ये आती है कि ये आव्यूह हम क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब हर चैप्टर का देखिए, जो आप 11वीं और 12वीं में जो भी मैथ्स के अंदर टॉपिक पढ़ते हैं, हर टॉपिक का एक एप्लीकेशन, अनुप्रयोग होता है जिसका आगे भविष्य में यूज जरूर होगा, या तो इंजीनियरिंग में हो या फिर और किसी फील्ड में हो। तो मैं अगर इसकी आव्यूह की बात करूं तो इसका बहुत सीधा अनुप्रयोग आपके ही सिलेबस के अंदर, बिल्कुल अंतिम प्रश्नावली के अंदर दिया हुआ है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ भी है। देखिए, सभी बच्चे 9वीं और 10वीं के अंदर पढ़ के आते हैं रैखिक समीकरण हल करना, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि 2 समीकरण अगर आपको एक्स और वाई में दी गई हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे उदाहरण के लिए 2x + y = 11 और x - y = 13। अगर इन 2 समीकरणों को हमें हल करना है तो इसके हमारे पास हल करने के हमारे सिलेबस में कई मेथड थे, जिसमें एक मेथड था प्रतिस्थापन विधि, एक मेथड था विलोपन विधि, एक मेथड था कि इनके ग्राफ बना के कर लो, एक था वज्रगुणन विधि। तो ये सॉल्व हो जाते हैं 2 वेरिएबल में। अब समस्या ये आती है कि अगर 3 वेरिएबल हो,
अगर चर 3 हो, एक्स वाई जेड में इक्वेशन हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब एक्स वाई जेड 3 चर हैं और 3 समीकरण दी हुई है, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले इन मेथड से जो हमने पढ़े हैं। तो आप बच्चों समझ लीजिए कि बहुत बड़े मेथड हो जाएंगे अगर हम प्रतिस्थापन या विलोपन विधि यूज करेंगे। इसके लिए क्या होता है, ये वाला चैप्टर काम आता है, ये जो मैट्रिक्स है ये आखिर में जाके उन समीकरणों को हल करने में इसका अनुप्रयोग होगा। तो सीधा सीधा अनुप्रयोग तो ये है, और बाकी क्या इंजीनियरिंग में या फिर क्या अदर फील्ड में इसका यूज होता है वो हम चर्चा बाद में करेंगे। तो चलिए पहले आव्यूह को थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए मैंने ये 2 आव्यूह लिखे, 6 संख्याओं को एक आयताकार व्यवस्था दी, तो ये बना एक आव्यूह, एक ही आव्यूह बना। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आव्यूह मैंने लिख दिया, लेकिन आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए हम कोई सिंबल या कोई मतलब कोई किसी पर्टिकुलर चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। हाँ, तो किसी भी आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। कैपिटल लेटर मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, ऐसे। जैसे ये एक आव्यूह है तो मैंने इसको बोल दिया कि ये ए है। ये एक दूसरा आव्यूह है, इसको मैंने बोल दिया बी। इसको मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, बहुत छोटी बात है, आप याद रखना। किसी भी आव्यूह को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, ए बी पी क्यू, इस तरीके से। तो ये एक आव्यूह ए है, ये आव्यूह बी है। चलिए अब बात आती है कि देखिए आव्यूह मैंने लिखा, यहाँ जो मैंने अंदर ये 6 संख्याएं लिखी हैं, ये 6 संख्या किस तरह की हो सकती हैं? तो देखिए ये संख्या भी हो सकती हैं और कोई सिंबल्स भी हो सकते हैं, जैसे ए बी सी, लेटर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो लिखे हुए हैं इनको क्या बोला जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो किसी भी आव्यूह के अंदर इनको क्या बोला जाता है? आव्यूह के अवयव। ये अवयव है, और अवयव को भी एक उनके स्थान के हिसाब से नाम दिया जाता है। जैसे ये 1 है ना, ये जैसे पहला जो एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा है ये अवयव, इसको हम क्या बोलेंगे? ये 1 इस वाले आव्यूह में कौन सी स्थिति पर है? देखिए ये पंक्ति में पहला है और स्तंभ में भी पहला एलिमेंट है, तो इसको हम ऐसे देखेंगे, स्मॉल लेटर लेकर ए का मतलब ए हम एलिमेंट के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे 1, मतलब 1 का मतलब, या 11 का मतलब क्या है? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 को क्या लिखूंगा? 2 को लिखूंगा पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। 1 2, जैसे मैं ऐसे ही बीच में से कोई उठा लेता हूं, जैसे मैं 5 को क्या लिखूंगा? तो 5 जो है कौन सी पंक्ति में है? देखिए दूसरी पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में। तो 5 को मैं क्या लिखूंगा? 5 को लिखूंगा ए 2 2, 2 2 मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। 6 को क्या लिखूंगा? इसमें 6 होगा दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, मतलब ए 2 3, ए 23 लिखूंगा। इस वाले की बात करूं तो इसमें ये 4 क्या है? ये 4 कौन सी पोजीशन पर है? ये 4 है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, तो ए 2 2। तो इस तरीके से हम किसी आव्यूह के अवयवों को दर्शाते हैं। अब बात आती है कि आव्यूह को लिखने का क्या कोई दूसरा भी तरीका है? तो चलिए उस पर आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम किसी भी आव्यूह को एक जनरल व्यापक रूप में भी लिख सकते हैं। जनरल मतलब कि देखिए ऐसा लिखोगे तो ये हमेशा एक आव्यूह को प्रदर्शित करेगा। तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए जैसे किसी भी आव्यूह को व्यापक रूप में ऐसे लिखा जाता है, ये आव्यूह ए है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए आई जे, और ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, और यहाँ पर आव्यूह का क्रम लिखते हैं। जैसे मैं 2 गुना 3 का अगर कोई एक आव्यूह लिखना चाहता हूं तो मैंने ऐसे लिखेंगे, ये इसका जनरल फॉर्म है, मतलब ये 2 गुना 3 का हर आव्यूह ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको मैं पूरा प्रॉपर खोल के अगर लिखूंगा तो विस्तार पूर्वक कैसे लिखूंगा? इसको ऐसे लिखूंगा, ये क्या होगा? A11, ये क्या होगा? A12। देखिए इसका मतलब पंक्ति में 2 तक जाऊंगा और स्तंभ में 3 तक, तो मैं 3 तक जा सकता हूँ, 3 तक मैं गया, और पंक्ति में 2 तक जाऊंगा तो A21, A22, A23। तो मैं ऐसे लिखूं या शॉर्ट में ऐसे लिखूं, ये दोनों ही एक आव्यूह को प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए अब देखिए, जैसे ही हम प्रारंभ करेंगे अपना आव्यूह पढ़ना बुक से अपनी, तो पहली जो प्रश्नावली होगी उसमें हमें कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें हमसे बोलेंगे कि एक आव्यूह लिखिए आप।
और वो हमें इस प्रकार दिया होगा और हमें ऐसे लिखना होगा। तो मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए, वो बोल रहे हैं कि एक 2 गुना 3 का अवयव ए, 2 गुना 3 का एक अवयव है, उस अवयव को हमें लिखने के लिए बोले, लिखिए। जबकि जबकि हमें आगे कुछ लिखकर उसने दे रखा है, क्या दे रखा है, जबकि ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे डिवाइडेड बाय 3, ऐसे लिखा हुआ। तो ये उस सारणी का, उस अवयव का एक अवयव दे रखा है, जनरल फॉर्म में दे रखा है अवयव, और वो सभी अवयवों को प्रदर्शित करेगा। जैसे मुझे A11 निकालना है तो आई और जे को मैं इसमें 1 1 रख दूंगा, मुझे A12 चाहिए तो आई और जे को 1 और 2 रख दूंगा। चलिए मैं लिखने जा रहा हूं ये वाला एक 2 गुना 3 का अवयव। चलिए, तो 2 गुना 3 का अवयव सबसे पहले हम लिख लेंगे, वो मैंने ऊपर ही लिख रखा है। इस तरीके से लिखने के बाद A11 अगर मुझे ज्ञात करना है तो आई को 1, जे को 1 रखना पड़ेगा। तो 1 + 2 × 1, 3/3, तो 1 हो जाएगा। मुझे ज्ञात करना है A12, तो 12 क्या होगा, आई को 1 रखना है, जे को 2 रखना है, तो कितना होगा, 1 + 2 × 2 4, तो 5/3। मुझे A13 ज्ञात करना है, तो 1 और ये कितना, 3 दूनी 6, तो 7/3। अब मैं 2 1 ज्ञात करने जा रहा हूं, तो आई को 2 रखूंगा, जे को 1 रखूंगा, तो 2 + 2 × 1, तो 4/3। अब मुझे 2 2 ज्ञात करना है, तो 2 आई की जगह, जे की जगह 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6/3, तो 2। और A2 3, तो A2 3 क्या होगा, आई को रखा 2, जे को रखा 3, तो 2 और ये 6, तो कितना, 8/3। तो ये एक 2 गुना 3 का अवयव मैं इस प्रकार लिख पाया। तो पहली प्रश्नावली में आपको इस तरह के क्वेश्चन भी 1 नंबर वाले, 1 अंक वाले ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे। तो हम इस प्रकार किसी भी अवयव को अगर ऐसे दिया हुआ है, हमें सिंबल देकर दिया हुआ है, तो हम उसको प्रॉपर लिख सकते हैं। चलिए, एक बहुत छोटा प्रश्न यहीं पर बन जाता है बेटा, वो पूछते हैं, आपको ये भी मिलेगा प्रश्न शुरुआत वाली अपनी प्रश्नावली में, कि देखिए अगर किसी अवयव में आपसे बोल रहे हैं, जैसे अभी मैंने 6 अवयव लिए थे पिछले क्वेश्चन में, तो जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, तो आपसे बोले कि किसी अवयव में 6 अवयव हैं अगर, तो बताइए उसके कितने संभव क्रम हो सकते हैं, ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने 6 अवयव लिए थे, तो 2 अवयव आपको बना के दिखाए थे, उससे अलावा भी बन सकते हैं। तो मैं कोई और दूसरा उदाहरण ले लेता हूं, ये भी हमें प्रश्नावली में मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल ये है कि 24 अवयव वाले अवयव के संभव क्रम लिखिए। वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर किसी अवयव में 24 अवयव है, तो उसके कितने अलग अलग क्रम हो सकते हैं, किस किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आप बना सकते हैं अगर आपके पास 24 अवयव है। तो देखिए, अब जब 6 अवयव थे, तो 6 अवयव से हमने कैसे बनाया, 2 पंक्ति ली, 3 स्तंभ लिए, 3 पंक्ति ली, 2 स्तंभ लिए, या मैं ऐसे भी कर सकता हूं 1 पंक्ति और 6 स्तंभ। तो कुल मिला के हमें देखना क्या है कि देखिए 6 अवयवों के उतने ही अवयव बनेंगे जितने तरीके से 6 दो संख्याओं का गुना करके आ सकता है। 2 गुना 3, 3 गुना 2, 1 गुना 6, 6 गुना 1। ऐसे ही अगर 24 अवयव है, तो क्या क्या क्रम हो सकते हैं, 1 पंक्ति 24 स्तंभ, 24 पंक्तियां 1 स्तंभ, 2 पंक्ति 12 स्तंभ, 12 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 8 स्तंभ, 8 पंक्ति 3 स्तंभ, 4 पंक्ति 6 स्तंभ और 6 पंक्ति 4 स्तंभ। तो ये कुल मिला के कितने, 1 2 3 4 4 4 8 भिन्न प्रकार के क्रम इसके बन सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो अगर आपसे बोलते हैं कि इतने अवयव हैं और बताइए क्या क्या विभिन्न क्रम हो सकते हैं, तो हमें करना क्या होगा, ये देखना होगा कि अवयव कितने हैं, 24, और देखना होगा 24 दो संख्याओं की गुना करके 24 कितनी बार आ सकता है, कितने तरह से आ सकता है, उतने ही विभिन्न किसी अवयव के क्रम होंगे। चलिए, तो ये तो हुआ अवयव को लिखने का तरीका, अवयव के अवयवों से मतलब अभी हमने देखा, और अवयव के क्रम कितने हो सकते हैं ये जाना हमने। चलिए, अब देखिए इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले
थोड़ा हमें आव्यूह की थ्योरी कुछ लिखा पढ़ी पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस पे जा पाएंगे। थोड़ा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है। तो थ्योरेटिकल पार्ट में क्या है कि हमें सबसे पहले जानना है कि आव्यूह कितने तरह के हो सकते हैं। अब आव्यूह के जो प्रकार हैं वो पहले सबसे पहले पढ़ेंगे। अब वो प्रकार हम कैसे देखेंगे? अभी हम ऐसा समझ सकते हैं कि आव्यूह के अवयवों के हिसाब से, अवयव अगर कुछ इस तरह के हैं तो इसको ये नाम दे दिया, अवयव इस तरह के हैं तो ये नाम दे दिया, क्रम इस तरह का है तो ये नाम दे दिया। अभी कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। कुल मिलाकर आपके सिलेबस में 20 तरह के आव्यूह होंगे। अब उनमें से करीब 6 से 7 तरह के आव्यूह अभी हम पढ़ लेंगे। उसके बाद बाकी आव्यूह जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए टॉपिक हम डाल लेते हैं, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, तो आव्यूह के प्रकार क्या क्या है देखिए, टॉपिक आप डाल लीजिए आव्यूह के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसको मैट्रिक्स या बहुत सारे हैं तो मैट्रिसेस बोलते हैं। तो देखिए आव्यूह के प्रकार में क्या है, अभी देखिए जो आव्यूह के प्रकार हैं वो आव्यूह के अवयव किस तरह के हैं, क्रम किस तरह का है, इसके आधार पर है। जैसे पहला है, और देखिए बच्चों ये जैसे ही मैं आपको यहाँ पर लिखूंगा या समझाऊंगा उसके बाद ही आपको याद हो जाएगा, इतना आसान है, उनके नाम से ही याद हो जाते हैं। सबसे पहला होता है इसमें आव्यूह के प्रकार में पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है देखिए, पंक्ति आव्यूह का मतलब है, बहुत आराम से नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कोई आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो, पंक्ति एक हो। जैसे मैं लिख देता हूं, पंक्तियों की संख्या अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या हो, एक हो, और स्तंभ कितने भी हो, तो उसको हम एक पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा 1 2 1 2 3, कोमा नहीं लगाते, गैप देकर लिखते हैं इसको। तो ये एक क्या है, पंक्ति आव्यूह है। मैं कोई दूसरा लिख देता हूं, मैंने लिखा -1 2 7 5। अब इसमें पंक्ति एक है, स्तंभ 3 है, पंक्ति एक है, स्तंभ 4 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। बहुत आराम से नाम से ही क्लियर है, पंक्ति आव्यूह मतलब एक पंक्ति। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है देखिए, ये एक ऐसा, नाम से ही क्लियर है, अब आप समझ गए होंगे, स्तंभों की संख्या क्या होगी, एक होगी, एक ही स्तंभ होगा, और पंक्ति कितनी भी हो सकती हैं। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल लिया जैसे मैंने, ये स्तंभ आव्यूह है 1 2 3, इसमें स्तंभ क्या है, एक, पंक्ति कितनी है, 3, तो इसको बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। बहुत आराम से क्लियर है। और ये सब बातें आगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो अगली प्रश्नावली और बहुत सारी चीजें जो पढ़ेंगे उन सब में यूज होगा। जैसे वो क्या बोलेंगे कि देखिए एक पंक्ति आव्यूह है और वो ये निम्न बातें संतुष्ट कर रहा है, तो हमें एक पंक्ति आव्यूह मानना पड़ेगा। तो जब तक परिभाषा नहीं पता तब तक हम नहीं जान पाएंगे, नहीं हम लेट अज्यूम कर पाएंगे, मान नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये आपको डेफिनेशन अच्छे से नाम से ही क्लियर है, आराम से याद हो जाएंगी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। थर्ड क्या होता है इसमें देखिए, तीसरा होता है इसमें, तीसरा होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग, अब नाम से ही ये भी क्लियर हो रहा है, वर्ग आव्यूह का मतलब एक ऐसा आव्यूह जिसमें वर्ग का मतलब क्या है, जितनी पंक्तियां हो उतने ही क्या हो, स्तंभ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह। तो पंक्ति, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, इसको हम क्या बोलेंगे, एक वर्ग आव्यूह बोलेंगे। और देखिए जो मैं आपको बोला था कि आव्यूह का अनुप्रयोग जब हम करेंगे समीकरण सॉल्व करने में, तो ये वाला आव्यूह सबसे ज्यादा यूज होगा। तो देखिए मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ वर्ग आव्यूह का। जैसे मैंने 2 गुना 2 का कोई एक आव्यूह लिखा, ये लिखा, ये अंदर आप कुछ भी लिखो, ये एलिमेंट कोई भी संख्या या फिर कोई भी सिंबल हो सकते हैं। तो ये 2 गुना 2 का है। और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने लिया कोई 3 गुना 3 का, ये एक 3 गुना 3 का वर्ग आव्यूह है। तो ये बहुत अच्छे से आराम से दिख रहा है कि वर्ग आव्यूह का मतलब जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए
बहुत काम की बात क्या है, इसमें एक पॉइंट बनता है जो मैंने ये बताया वर्ग अवयव, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है कि किसी भी वर्ग अवयव के अंदर, यहाँ जो मैंने ये लिखा है इसके बारे में पॉइंट है कि किसी भी वर्ग अवयव में देखिए ये वाले जो अवयव हैं, ये जो मैंने इसके अंदर लिखे हैं, ये अवयव क्या क्या है, ये अवयव क्या है 1 1, ये कौन सी स्थिति में है 2 2, ये कौन सी में तीसरे पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 3। तो इन वाले अवयवों को एक नाम दिया जाता है, इनको बोलते हैं विकर्ण अवयव। तो ये बहुत अच्छे से आप समझ लो विकर्ण अवयव क्या होते हैं। तो विकर्ण अवयव होते हैं वर्ग अवयव में ए आई आई को विकर्ण अवयव बोलते हैं। आई आई आप समझ गए होंगे, मतलब जिसमें ये दोनों 1 1 2 2 3 3, इन अवयवों को क्या बोलते हैं विकर्ण अवयव। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इनको मत बोल देना, विकर्ण अवयव ये ही होते हैं A11, डेफिनेशन क्या A11 A22 A33, ये क्या होते हैं विकर्ण अवयव होते हैं, किसी भी वर्ग अवयव में ही संभव है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इस विकर्ण अवयव का ही इस्तेमाल होगा अगले टाइप में। चौथा टाइप क्या है, चौथा टाइप है विकर्ण अवयव। ये विकर्ण अवयव क्या होता है, ये एक चौथा तरह का अवयव है। विकर्ण अवयव क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में विकर्ण को। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो विकर्ण अवयव क्या है बेटा, ऐसा कोई भी अवयव जिसके विकर्ण अवयव को छोड़ के बाकी सारे अवयव शून्य हो। जैसे मैं लिख देता हूं पहले और फिर मैं उसको आपको परिभाषित करूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, देखिए इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसको क्या बोलेंगे विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव क्या हो गया, एक वर्ग अवयव है ऐसा, एक वर्ग अवयव जिसमें क्या होता है ए आई जे जीरो होते हैं यदि आई और जे बराबर नहीं है। देखिए आई और जे बराबर कब नहीं है, जैसे इसमें 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2, इनमें आई और जे की संख्या बराबर नहीं है, तो ये अवयव अगर जीरो है तो इसको हम क्या बोलेंगे विकर्ण अवयव बोलेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो वर्ग होना चाहिए, वर्ग अवयव में ही ऐसा संभव है, ठीक है। और इसको बेटा लिखने के बच्चों एक तरीका भी होता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं विकर्ण, शॉर्ट में विकर्ण अवयव को ऐसे भी लिखते हैं विकर्ण, और ब्रैकेट में विकर्ण के अवयव लिख देते हैं खाली, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायग। डायग मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, 2 3 5 क्या है इसके विकर्ण के अवयव है, तो इसको बोलते हैं विकर्ण अवयव। चलिए अब विकर्ण अवयव में ही अगला पॉइंट क्या है, इसी में देखिए, इसी को समझिए आप पहले। इस विकर्ण अवयव में भी दो तरह के अवयव बनते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख देता हूं, इसका वर्गीकरण कर देता हूं विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव का जो वर्गीकरण होगा इसमें भी दो तरह के अवयव बन जाएंगे, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं अचर अवयव, आदेश अवयव। ये क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स या आदेश अवयव, ये एक विकर्ण अवयव का ही प्रकार है जिसमें जो विकर्ण के अवयव हैं सारे समान हो, ऐसा विकर्ण अवयव क्या होगा आदेश। जैसे ये वाला देखिए 2 2 2, बाकी सब अवयव तो जीरो होने हैं क्योंकि ये विकर्ण अवयव का ही प्रकार है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण अवयव समान हो, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण अवयव समान हो, एक जैसे में कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम आदेश अवयव। और जो इसमें अगला टाइप है, इसके वर्गीकरण कर रहा हूं मैं, इसमें अगला टाइप है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूज होगा, उसको बोलते हैं, अगला वाला जो है इसको बोलते हैं इकाई अवयव, या फिर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट
या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप ऐसे समझिए जैसे संख्याओं के गुना भाग में 1 जैसे काम करता है, संख्या 1 जैसे काम करती है, वैसे ही मैट्रिक्स को जब हम गुना भाग, गुना, जोड़ और ये सब करेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे संख्या 1 काम करती है। तो इकाई आव्यूह या यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। ये एक ऐसा आदेश आव्यूह है, मतलब ये एक ऐसा विकर्ण आव्यूह है जिसके विकर्ण के अवयव 1 होंगे, केवल 1 विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण मतलब बाकी सब तो शून्य होंगे और विकर्ण के अवयव 1 होंगे सारे। तो ऐसा कोई जैसे 1 0 0 1, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको 3 गुना 3 का भी मैं एग्जांपल दे देता हूं, मैं इधर लिख देता हूं। 3 गुना 3 का कोई उदाहरण ले लेता हूं मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। इकाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 गुना 3 का कोई उदाहरण ले लेता हूं, जैसे कोई क्या एक ही बनेगा, ये सब 1 और ये बाकी सब 0, इसको मैं 3 गुना 3 का बोलूंगा। और देखिए जो भी इकाई सदिश, इकाई मैट्रिक्स आव्यूह है, उन सबको दिखाने के लिए, उनको प्रदर्शित करने के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं, आई, और यहाँ पर लिख देते हैं किस क्रम का है। 3 गुना 3 का है तो बस 3 लिख देते हैं, 3 से हमें बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। ऐसे लिखा है तो ये 3 गुना 3 का एक इकाई आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और 2 बाई 2 का या 2 गुना 2 का क्या होगा, ऐसा होगा। तो ये क्या है, 2 गुना 2 का एक इकाई आव्यूह है। तो बहुत ज्यादा इसका यूज होगा। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। विकर्ण आव्यूह के 2 प्रकार हो गए, एक तो हो गया स्केलर और एक हो गया यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए इसके बाद क्या आता, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद 4 टाइप हो गए। 5वां टाइप होता है जो भी बहुत यूज होगा, उसको बोलते हैं शून्य आव्यूह, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नल मैट्रिक्स, नल या जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो मैट्रिक्स ये भी नाम से बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये एक ऐसा आव्यूह है जिसके सभी अवयव शून्य है, क्रम कुछ भी हो, क्रम पे निर्भर नहीं करेगा, वर्ग होना कोई कंडीशन नहीं है इसमें। तो मतलब क्या है, जिसके सभी ए आई जे मतलब सभी अवयव शून्य हो। आप किसी भी क्रम में लिखिए, जैसे मैंने एक ये सारणिक लिखा, आव्यूह लिखा 2 गुना 3 का, तो ये एक नल या शून्य आव्यूह है, नल मैट्रिक्स है। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, ये ओ बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, एक शून्य आव्यूह है। और एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे ये लिखा मैंने, तो ये भी क्या है, एक नल या शून्य आव्यूह है। तो ये भी बिल्कुल आप ऐसे समझिए जैसे संख्याओं के गुना भाग और जोड़ में हम क्या जीरो का इस्तेमाल करते हैं, शून्य का, वैसे ही यहाँ जब हम बहुत सारी कैलकुलेशन एक साथ करेंगे, ये चैप्टर देखिए इसी काम का है, बहुत सारी कैलकुलेशन आपसे एक साथ करवा देगा वो। तो कैलकुलेशन का ही चैप्टर होगा, लेकिन वो बहुत सारी कैलकुलेशन एक साथ करवाएगा। तो ये क्या होगा, एक शून्य आव्यूह बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे शून्य करता है बीजगणित के अंदर, गुना जोड़ भाग के अंदर। चलिए शून्य आव्यूह, तो ये समझ गए होंगे आप। चलिए बाकी आव्यूह के जो प्रकार हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। जो आगे वाले प्रकार हैं वो आव्यूह की जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, गुणधर्म जो पढ़ेंगे आव्यूह के, उनके आधार पर अलग अलग तरह के हम आव्यूह पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए अभी जितनी बातें हमने करी हैं इस पर बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं और कुछ और चीजें भी इसके अंदर आती है। तो अगला जो टॉपिक है, ये पांच छह चीजें आप समझ गए होंगे। अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं आव्यूहों का बीजगणित, मतलब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि देखिए अलजेब्रा में क्या काम करते हो आप बच्चों, बीजगणित में आपने क्या करते हो, जोड़ना घटाना बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ आव्यूहों का बीजगणित अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ भी हम ये सीखेंगे कि देखिए
दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, ये सब बातें इसके अंदर आएंगी। तो इसमें क्या चीजें हैं देखिए, सबसे पहले आता है इसमें दो अवयवों का, सबसे पहला टॉपिक होता है दो अवयवों की समानता, कि क्या दो अवयव समान हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का इक्वल होने में क्या कंडीशन है, क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, हो सकते हैं, लेकिन तभी होंगे बेटा बच्चों, तभी होंगे जब दोनों अवयवों के क्रम भी समान है और जो संगत अवयव है वो भी समान है। संगत अवयव का मतलब समझ गए, पहले में जो 1 1 होगा वो दूसरे में 1 1 होना चाहिए। मतलब मैं लिख देता हूं कि देखिए ए, मैं व्यापक रूप में लिख देता हूं, ये एक मैंने मैट्रिक्स लिखा और ये मैंने एक दूसरा मैट्रिक्स लिखा, तो ये दो मैट्रिक्स है, मैंने इनका क्रम नहीं लिखा। तो मैं बोलूंगा कि ए बी के बराबर होगा, कब होगा, यदि दो बातें होंगी। पहली बात क्या, कि दोनों का क्रम बराबर है, क्रम ए बराबर क्रम अवयव बी, अवयव बी का क्रम और अवयव ए का क्रम बराबर होना चाहिए, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात, संगत अवयव समान होने चाहिए, संगत अवयव समान होने चाहिए। संगत अवयव समान होने का अर्थ क्या है, मतलब ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, बी आई जे। मतलब ए 1 1 बराबर बी 1 1, ए 1 2 बराबर बी 1 2, ए 1 3 बराबर बी 1 3। इसी प्रकार आगे भी। तो अगर दो अवयव समान है तो उनमें कुछ इस तरह का, एक तो क्रम बराबर होना चाहिए तभी होंगे, और एक संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। जैसे मैं इस पे एक आधारित एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। उदाहरण क्या है, उदाहरण है, चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, आपसे बोल रहे हैं कि यदि ऐसे लिखा हुआ एक अवयव, ये बराबर दे रखा है, ऐसे लिखा हुआ, बोले कि यदि ये दोनों बराबर हैं तो आप x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे बोल रहा है कि बराबर हैं, तो सबसे पहली बात तो बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होने के लिए क्रम बराबर होने चाहिए, तो वो तो बराबर है, ये भी 2 गुना 2 का है, ये भी 2 गुना 2 का अवयव है। अब बात आती है कि अगर ये समान है तो इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ए और बी बराबर है तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या परिणाम आता है, तो 2 बराबर एक्स प्लस 4 होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 होगा। y का मान 3 के बराबर होना चाहिए और 4 जो है वो y स्क्वायर माइनस 5 के बराबर होना चाहिए। तो अब ये सब होना चाहिए, तो मैं एक एक करके इसको दिखा देता हूं। अगर बेटा ये होगा तो x बराबर -2 होगा, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर 3 होगा तो ये वाला इसके बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x का मान +-2 होगा। अगर ये तो y बराबर 3 है, और अगर 4 इसके बराबर होगा तो y का मान क्या आएगा, y स्क्वायर बराबर 9, तो y क्या होगा, +-3। तो अब मैं आंसर जो लिखूंगा तो क्या होना चाहिए, x और y का मान, जिससे ये सब बराबर हो जाए। देखिए -2 पर ये बराबर होगा, 2 पर नहीं होगा, ये 2 पर भी बराबर होगा, ये वाला अवयव इसके, जब x बराबर 2 होगा, लेकिन -2 पर ये बराबर नहीं होगा, 2 पर सॉरी, जब x 2 रखूंगा तो -2 पर ये भी है और -2 इसमें भी है, दोनों में -2 है। आंसर क्या होगा, x बराबर -2, इसी प्रकार y बराबर 3। तो ये दो अवयव अगर समान है तो हम क्या बोलेंगे, इनका क्रम समान होना चाहिए और इनके संगत अवयव समान होने चाहिए। तो बहुत सिंपल है, आपको लग रहा होगा कि देखिए 11वीं में जो गणित पढ़ा था हमने उसमें तो कोई भी इतना आसान चैप्टर नहीं था। तो हाँ बिल्कुल, ये सबसे 11वीं 12वीं के सबसे आसान वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें से एक है।
और ये इसका वेटेज भी बहुत है। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसको आप देखेंगे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे इंजीनियरिंग के जो अलग अलग एग्जाम होते हैं उन सब में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। कम से कम 25 में से 2 क्वेश्चन इसके आते हैं और बहुत आसान है। बस आपको, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, बहुत सारी याद रखने वाली बातें हैं। अभी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है, प्रारंभिक अवस्था है इस चैप्टर की, तो अभी आपको आसान लग रहा है, धीरे धीरे पॉइंट्स इकट्ठे होते चले जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा बहुत आसान चैप्टर्स में से है। थ्योरी को अच्छे से पढ़ना आप, फिर उसके बाद प्रश्नों पे जाना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आता है, ये तो पहला टाइप था, दूसरा आता है दो अवयवों को का जोड़। दो या अधिक अवयवों को जोड़ना, एडिशन। दो या ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड करना। तो बेटा समझ लीजिए, आप ए और बी दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब इनका क्रम समान होगा। इसमें भी क्रम का चक्कर है, वो अगर 2 गुना 3 है तो वो भी 2 गुना 3 होना चाहिए, ये याद रख लीजिए पहले। क्रम ए अगर क्रम बी के बराबर है तो मैं ए प्लस बी जब करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे। ए आई जे मैंने बताया था, ए के अवयव को ए आई जे और बी आई जे मतलब बी के अवयव। तो अगर जैसे ए कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, 2 गुना 2 का, तो इसमें कोई वही मैट्रिक्स ऐड हो सकता है जो 2 गुना 2 का होगा। तो अब जैसे ये A और ये B, तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ऐड करने पर क्या आएगा, A11 B11 में ऐड होगा, A12 B12 में ऐड होगा और A21 B21 में ऐड होगा, A22 B22 में ऐड होगा। तो ये 2 गुना 2 का A प्लस B एक मैट्रिक्स हो गया। तो दो अवयवों को आप योग कर सकते हो उनका, अगर उनका क्रम समान है। और योग कैसे करेंगे, संगत अवयवों को परस्पर जोड़कर, आराम से बहुत इजीली ये कर सकते हो आप, बहुत आसान है। चलिए इसमें कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, वो याद रखना है बेटा। कहीं पर A प्लस बी लिखा हो या B प्लस ए लिखा हो, दोनों का अर्थ समान होता है। अभी कुछ बच्चों को ये देखकर लग रहा होगा कि ये भी कोई बात है जो सर पढ़ा रहे हैं, तो सभी जानते हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस चैप्टर में आगे जाएंगे और हम बहुत सारे और चीजें पढ़ेंगे, जैसे गुना करना दो मैट्रिक्स को, तो वहां बिल्कुल नहीं होगा A गुना बी बराबर B गुना ए, नहीं होता है। तो अच्छी आदत बनाओ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम जानना जरूरी है। तो सभी जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है दो अवयवों का योगफल। और जब दो अवयवों को गुना करेंगे तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। क्रम विनिमय या अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है दो मैट्रिक्स का एडिशन। ठीक है, चलिए दूसरी बात, आप ए बी और सी को ऐसे ऐड कर लो, या ए में पहले बी जोड़ो फिर सी जोड़ो, तो ये भी बराबर होगा। आप कहेंगे ये भी मजाक वाली बात है, इतना आसान बात, लेकिन बेटा ये कहीं शायद आगे ना हो, तो इस नियम का नाम आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो मैं बोलूंगा कि अवयवों का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है, या फिर मैं अंग्रेजी में बोलूंगा कि देखिए मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। एक और इसमें तीसरा पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं। तीसरा पॉइंट है कि ए और बी अगर किसके बराबर है, बी प्लस सी, तो क्या ये बी से बी कट जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये बी से बी मैं काट सकता हूं। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। तो काट सकता हूं मैं, लेकिन जब मैं दो अवयवों को गुना करूंगा तब ये नहीं होगा बेटा। ए बी बराबर अगर कहीं पर ए सी लिखा है तो आप ए को नहीं काटेंगे, कभी कटेगा कभी नहीं कटेगा, हमेशा नहीं होगा, उसके लिए एक शर्त होगी। तो इसलिए आप याद रखो, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। तो ये मैट्रिक्स का क्या हो गया, दो मैट्रिक्स को ऐड करने का
तरीका हो। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आप समझदार हैं बच्चों। आप, अब मैं इसमें दो मैट्रिक्स को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो a माइनस बी अगर मैं करता हूं, तब भी बेटा दोनों का क्रम बराबर होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक अवयव का घटाना, ये घटाओ। तो ये करूंगा तब भी क्या होगा, ए आई जे से बी आई जे संगत अवयवों का अंतर ही लूंगा। मतलब उसका अवयव A11, इसके अवयव B11 में, A11 से B11 घटाऊंगा तो मुझे 11 अवयव मिलेगा A माइनस बी का। तो मैं वैसे ही करूंगा। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, देखिए अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि A माइनस बी और B माइनस ए समान नहीं होते, क्योंकि माइनस का फर्क आ जाएगा। उसका अवयव अगर A माइनस बी का पहला अवयव 2 है तो उसका -2 बनेगा। और अगर मैं लिखता हूं A माइनस, तो ये कौन सा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। A माइनस बी माइनस सी भी इसके बराबर नहीं होगा, A माइनस बी माइनस सी के बराबर नहीं होगा। हाँ, कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा। A माइनस बी बराबर A माइनस सी, तो आप इसको काट कर ये बोल सकते हो B बराबर सी। तो ये दो अवयवों का घटाना हो गया। ये बिल्कुल जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटा रहे हैं, उसी तरह से ये हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा टाइप क्या है, देखिए तीसरी जो प्रॉपर्टी है, यहां से थोड़ा थोड़ा आपको अच्छा लेवल दिखना शुरू होगा। ये तो अभी बच्चों का खेल आपको लग रहा होगा। तीसरा क्या है इसमें, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर का मतलब होता है किसी संख्या से, किसी अदिश से, अदिश से, अदिश मतलब किसी संख्या से, मैं लिख देता हूं, अदिश का मतलब किसी संख्या से, अदिश का अवयव से गुना किसी कांस्टेंट, किसी नंबर का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। क्या ऐसा संभव है? तो हाँ, मैं बता देता हूं, बिल्कुल संभव है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, तो अगर ये 2 गुना 3 का अवयव है और मुझे फाइंड करना है 3A, 3 से मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या मैं किसी संख्या से किसी अवयव को गुना कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर 3 का हर एक अवयव में गुना हो जाएगा। ये याद रखना आप, ऐसा अवयव में होता है। अब जब हम इसका दूसरा पार्ट सारणिक पढ़ेंगे, तो सारणिक में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो मिलता जुलता लगेगा आपको सारणिक, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा। तो ये याद रखो, किसी भी अवयव को किसी संख्या से गुना करने का अर्थ है सभी अवयवों में उस संख्या से गुना करना। तो ये हो गया। अब चलिए इसके बाद क्या है, इस पर एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल करते हैं। देखिए, बोले कि x तथा y दो अवयव ज्ञात कीजिए। ये आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न होगा, इसके बाद फिर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो x तथा y दो अवयव ज्ञात कीजिए, जबकि x प्लस 2y बराबर, देखिए x कोई अवयव है, y भी कोई अवयव बोला उसमें, और x को 2 गुना y से गुना कर ऐड करने पर एक अवयव मिलता है इस प्रकार। और दूसरा क्या है, तथा साथ में एक और कंडीशन दे रखी है हमें, वो दे रखी है x माइनस वाई बराबर, ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। तो ये x और y दो अवयवों में दो समीकरण इस प्रकार दे रखी है, और ये पूछ रहा है x और y दोनों अवयव ज्ञात कीजिए, ये लिखा हुआ है। तो आप देखिए, अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसमें बिल्कुल जैसे संख्याओं में गुना और जोड़ होता है या घटाव होता है, उसी प्रकार आप दो अवयवों में कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप उसी तरीके से जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही कीजिए। दो समीकरण आपके सामने आ चुकी हैं, ये पहली है और ये दूसरी है। आप समझिए, मुझे x और y ज्ञात करना है, तो मैं क्यों ना इसमें विलोपन विधि लगाऊं। x का विलोपन करने के लिए इनको घटा लेता हूं। तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देता हूं और इसको सेकंड इक्वेशन, और मैं बोलता हूं कि पहला फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन।
तो x से x कट जाएगा, 2y माइनस माइनस प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 2, और ये इसमें से ये घटाऊंगा तो 2 में से माइनस 1 घटेगा 3, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 4 माइनस 3, और 7 में से माइनस 5 घटाऊंगा 12। यहाँ से मुझे y का मान मिलेगा, y का मान होगा 1 माइनस 1 0 4। क्यों? क्योंकि मैं 3 से भाग कर दूंगा। अब जब मैं गुना कर सकता हूं तो गुना और भाग तो एक ही कैटेगरी में आती है, तो जब मैं किसी संख्या से सबको गुना कर सकता हूं तो उस संख्या से भाग भी कर सकता हूं। तो y हो गया। अब y का मान मैं किस में रख दूं? सेकंड में रख देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मुझे x मिलेगा, x बराबर क्या होगा, देखिए इधर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो y को इसमें ऐड कर देता हूं। y को इसमें ऐड करूंगा तो 0, 0 प्लस 1 0, ये कितना 3, और ये कितना -1। मुझे यहाँ से x भी ज्ञात हो गया। तो ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या किसी संख्या या अदिश से किसी अवयव को गुना करना। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब जब अगला लेक्चर इसका होगा तो आप देखेंगे कि लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज वाली बातें बहुत आसान है, लेकिन सभी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। कोई प्रश्न आपके दिमाग में बनता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये छोटी बातों में भी बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। जितना आप इस पे अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, उतना ही आप इसमें बहुत अच्छे से उतर सकते हैं चैप्टर के अंदर। और बहुत सारी बातों के जवाब आपको अपनी जो बुक है उसके अंदर भी मिलेंगे, तो उसको भी साथ साथ आपको पढ़ना है। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा आप भी। ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।